आज हम संविधान की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगातार चलती रहेंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता पूरा का पूरा संविधान। देखिए दोस्तों, हम आप लोग बता दें कि जो संविधान होता है यह किसी भी परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, यह किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सो संविधान का अध्ययन करना बेहद ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, यह हमारा संविधान के ऊपर पहला वीडियो है। मैं लेक्चर बाय लेक्चर थंबनेल पर लिख दूंगा, आप लोग समझ में आ जाएगी। फिलहाल समझते हैं संविधान क्या है। और इस वीडियो में हम संविधान के बेसिक्स को समझेंगे, जो संविधान के मूल तत्व हैं उनको समझेंगे। तो आइए समझते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को समझते हैं। सबसे पहले संविधान को समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है दोस्तों, संविधान क्या है इसे समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उन नियमों व कानूनों का उल्लेख होता है जो किसी देश में समानतापूर्ण भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो संविधान होता है वह किसी देश का ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश में सभी नागरिकों को समान समझे और उन सभी नागरिकों के ऊपर एक समान नियम लागू हो। और वो जो नियम है वह एक दस्तावेज होता है और उसी दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। संविधान को इस रूप में भी हम देख लेते हैं कि संविधान, संविधान को जब अलग अलग करेंगे तो होता है सम और विधान। सम अर्थात समान, विधान अर्थात विधि या नियम, अर्थात किसी भी देश में सभी नागरिकों पर लागू होने वाले जो नियम होंगे वो सभी समान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। राज्य, किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। और उन्हीं के तहत सबसे पहले आता है राज्य आपका। तो राज्य को देख लेते हैं। राज्य होता क्या है? किसी भी समाज की क्या होती है, राजनीतिक संरचना को ही राज्य मान लिया जाता है। अक्सर किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को ही कोई भी समाज है उसका एक राजनीतिक संरचना होता है। उसी राजनीतिक संरचना को उसे राज्य का रूप दे दिया जाता है, मान लिया जाता है कि वह राज्य है। तो वही कहा गया है कि किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को सामान्यतः राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात राज्य एक अमूर्त अवधारणा, हम यह कह सकते हैं कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जिसे बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है परंतु देखा या सुना नहीं जा सकता। ठीक है भाई लोग, ठीक है दोस्तों। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, इसको सिर्फ आप अपने बौद्धिक लेवल पर समझ सकते हैं कि यहाँ तक राज्य है। जो समाज है उस समाज की जो राजनीतिक संरचना होती है, आप अपने बौद्धिक स्तर से, माइंड से, अपने दिमाग में ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक ये राज्य हो सकता है। उस राज्य की, उस समाज की, जिस समाज में वो राजनीतिक संरचना होती है वहां तक वह राज्य माना जाता है। अच्छा, राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको भी देख लेते हैं इसी तुरंत। राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के कुल 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने? कुल 4। कौन कौन से हैं? भूभाग, सरकार, अगर कोई राज्य होगा तो उसका कुछ न कुछ भूभाग होगा। अगर कोई राज्य है तो उस राज्य की कोई न कोई जनसंख्या होगी। कोई राज्य है वहाँ की जो राजनीतिक संरचना है, जो सरकार है अर्थात सरकार होगी। और इन सबसे बढ़ के राज्य की सबसे बड़ी किसी भी राज्य में संप्रभुता का होना बहुत ही आवश्यक है। संप्रभुता अर्थात क्या होता है दोस्तों? संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अपना निर्णय स्वयं लेना। मतलब आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं बिना किसी दबाव के, बिना सरकार के दबाव के। मतलब चाहे आपका बाह्य निर्णय हो, चाहे आपका आंतरिक निर्णय हो, कोई भी निर्णय हो, आप स्वयं का निर्णय स्वयं से ले सकते हैं। यही संप्रभुता कहलाता है। उस राज्य की जनसंख्या भी होती है और उसे संप्रभुता, और इस संप्रभुता को क्या कहते हैं? उस राज्य की आत्मा कहते हैं दोस्तों। संप्रभुता को ही उस राज्य की आत्मा कहते हैं।
अब इसी कड़ी में आगे देख लेते हैं, आता है शासन के अंग। क्या था दोस्तों? शासन के अंग। तो शासन के कुल 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग। कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शासन के अंग होते हैं। अब हम विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, तीनों को अलग अलग फॉर्मेट में देख लेंगे, अलग अलग करके इनका अध्ययन हम कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विधायिका को। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इससे पहले हम लोग ये बता दें, जैसे इसमें कहा गया है कि संविधान एक दस्तावेज है। दस्तावेज अर्थात वह लिखित ही हो सकता है। जो संविधान लिखित होता है, एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। लेकिन विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अलिखित संविधान है, अर्थात वहां का संविधान लिखा नहीं गया है, वो अपवाद में आते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो आइए समझ लेते हैं विधायिका को। विधायिका विधायिका का कार्य क्या होता है? सबसे विधायिका करती क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। क्या होता है दोस्तों? कानूनों का निर्माण करना होता है विधायिका का मुख्य कार्य। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में विधायिका को ही क्या कहते हैं? संसद। भारत में विधायिका को ही संसद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में विधायिका को ही संसद कहते हैं। अब संसद क्या होता है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका यहाँ दे देता हूँ। संसद क्या होता है? संसद को आर्टिकल अनुच्छेद 79 में रखा गया है। 79 अनुच्छेद 79 में रखा गया है। और संसद बराबर होता क्या है? संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होता है? संसद में शामिल होता है आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को जब शामिल करेंगे तो जाके बनता है आपका संसद। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं। अच्छा, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। ये हो गया विधायिका। अब आगे विधायिका का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। अब आगे देख लेते हैं कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब देख लेते हैं कार्यपालिका को। ठीक है, कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका जो है, समझ लेते पहले। कार्यपालिका जो है, जो विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, उन्हीं कानूनों के अनुसार शासन सत्ता चलाती है, जो कार्यपालिका होते हैं। देख लेते हैं, कानून के अनुसार शासन चलाने वाली सत्ता को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। कानून के अनुसार, किसके अनुसार? कानून के ही अनुसार शासन चलाने वाली सत्ता को कार्यपालिका कहते हैं। भारत में इनके तहत कार्यपालिका, मतलब भारत में कार्यपालिका के तहत कौन कौन से लोग आते हैं? प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिपरिषद आता है। पूरा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका के तहत शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। देख लेते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके तहत आधिकारिक तंत्र के हिस्सा आते हैं। आधिकारिक तंत्र के हिस्सा आते हैं। अर्थात जैसे यूपीएससी के थ्रू जो अधिकारी बनते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात ये जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। क्या? प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। देख लेते हैं अब अस्थायी कार्यपालिका को। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं।
इसके तहत मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति आते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति आते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति आते हैं, जो कि एक निश्चित समयावधि के लिए चुने गए होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, तो इनका कार्यकाल जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। इसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये लोग आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका को क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। कार्यपालिका भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो अस्थायी कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका भी 4 प्रकार के होते हैं। ऊपर लिखते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला, संसदीय कार्यपालिका। आप लोग बता दें कि भारत में संसदीय कार्यपालिका, संसदीय शासन व्यवस्था ही लागू है। लोकतंत्र की संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। संसदीय कार्यपालिका के तहत क्या होता है? इसके तहत सारी शक्तियां, सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में, सभी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये जो संसदीय कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति मात्र एक औपचारिकता को पूर्ण करता है बस, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। वो उसी जो राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति होती है, उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एक औपचारिक मात्र होता है बस। ऐसी शासन व्यवस्था कहाँ पर लागू है? ब्रिटेन में और भारत में, अपने देश भारत में भी लागू है ये व्यवस्था। आगे देख लेते हैं हम लोग अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। दूसरी, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका में लागू है। इसके तहत सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है और राष्ट्रपति द्वारा ही इन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो वो जो भी देश के लिए करेंगे वो खुद सोच के करेंगे। जो भी शक्तियां वो राष्ट्रपति उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या होता है? इसके तहत सारी शक्तियां किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में। लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग भी किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के ही द्वारा होता है। ठीक है, ये व्यवस्था कहाँ लागू है? अमेरिका में। तीसरा देख लेते हैं दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। दोहरी कार्यपालिका में होता यह है कि वहाँ जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ की जितने उस देश की जो शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में बराबर बराबर बांट दी जाती है। और प्रधानमंत्री अपने शक्ति का प्रयोग करता है तथा राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करता है। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। दोहरी कार्यपालिका के अंतर्गत शक्तियों को राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री में बराबर बराबर बांट दी जाती है। और यह व्यवस्था कहाँ लागू है? फ्रांस में। कहाँ पे लागू है दोस्तों? फ्रांस में। तो आगे देख लेते हैं चौथा क्या है? बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, इसके तहत शक्तियों को कई भागों में बांटा गया होता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था लागू है बहुल कार्यपालिका। वहां पर शक्तियों को 7 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 7 भाग में। तो यहाँ लिख लेते हैं, शक्तियों को 7 भाग में बांटा गया है। और ये जो 7 लोग हैं, इन्हें बारी बारी से अवसर प्राप्त होता है उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कुछ। विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। अब देख लेते हैं न्यायपालिका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका को देख लेते हैं। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, देख लेते हैं मुख्य कार्य क्या होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करना होता है।
न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करना होता है, परंतु वर्तमान समय में न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार कर दिया है। विस्तार करते हुए कुछ कानून निर्माण का भी कार्य करना शुरू कर दिया, और ऐसे कानून को न्यायाधीश निर्मित कानून कहते हैं। आगे जो लिखा है, वर्तमान में न्यायपालिका ने अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए कानून निर्माण का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। ऐसे कानूनों को न्यायाधीश निर्मित कानून न्यायाधीश निर्मित कानून कहा जाता है। ये तो हो गया आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कानूनों के कितने प्रकार होते हैं। कानूनों के प्रकार देख लेते हैं। कानूनों के प्रकार, तो कानून 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कानून 4 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ तथा सकारात्मक कानून, प्राकृतिक कानून अर्थात या प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक कानून, कॉमन लॉ और डिवाइन लॉ। ये 4 प्रकार के कानून होते हैं, और इन चारों प्रकार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये नेचुरल लॉ। तो हम नेचुरल लॉ को आइए समझ। हमने आपको बताया कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ, तो नेचुरल लॉ के साथ साथ सभी का डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बारी। तो पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ, जब कानून का निर्माण किसी संस्था द्वारा, जो संस्थाएं होती है, अगर उस संस्था द्वारा अगर कानून का निर्माण उस देश में किया गया है तो उसे पॉजिटिव लॉ कहते हैं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नेचुरल लॉ अर्थात नेचुरल लॉ प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक न्याय, कुछ भी कैसे प्राकृतिक कानून लिख दीजिएगा। प्राकृतिक कानून के तहत ऐसे कानूनों को शामिल किया जाता है जिसे प्रकृति द्वारा स्वयं व्यक्तियों को प्रदान किया गया, अर्थात यह किसी सरकार की मोहताज नहीं होती, इसको प्रकृति ने खुद व्यक्तियों को प्रदान करता है। जैसे में आ जाता है तो सांस लेने का अधिकार, यह एक प्राकृतिक न्याय है। यह हमसे कोई भी सरकार या कोई भी इंसान कोई भी नहीं छीन सकता सांस लेने का अधिकार। और हाँ, इसके तहत एक और अधिकार आता है, उसको लिख लीजिएगा, वर वधु चुनने का अधिकार। क्या? वर वधु चुनने का अधिकार। वर वधु चुनने का अधिकार भी आपका प्राकृतिक न्याय के तहत आता है। कॉमन लॉ, इसके तहत लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को, बहुत प्राचीन समय से ही चली आ रही परंपरा को ही कानूनी रूप में मान्यता दे देते हैं। कानूनी रूप में मान्यता दे करके उसे कानून का रूप दे देते हैं। और हाँ, इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन ब्रिटेन में है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। उस ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा प्राचीन परंपराओं को मान्यता प्रदान कर दिया जाता है। आप वहाँ पर जो करते हैं, अगर सही है तो वही कानून है, अगर सही है तो वही कानून है ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में। ऐसा भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता, क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान एक दस्तावेज के रूप में तैयार करके रखा गया है। ठीक है, आगे आता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ क्या होता है? दिव्य कानून क्या होता है? इसके तहत किसी धर्म विशेष की किताब को, अर्थात कोई धार्मिक किताब है उसकी बात कर रहा है, किसी धार्मिक किताब को ही कानून के रूप में मान्यता दे देते हैं। क्या होता है? कानून के रूप में मान्यता देते हैं। हमने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून। नेचुरल लॉ अर्थात प्राकृतिक न्याय की अवधारणा क्या होता है, आइए हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पहले देख लेते हैं। पहला क्या अवधारणा है? जो न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका अपराधी के तर्क को सुनेगी। जो अपराधी होगा उसको न्यायपालिका द्वारा सुना जाएगा। लिख लेते हैं, न्यायपालिका अपराधी के तर्क को सुनेगी। अपराधी के तर्क को सुनेगी। ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा समझ लेते हैं, उसका पैटर्न क्या है उसी को बता रहे हैं हम यहाँ पर। तो न्यायपालिका अपराधी के तर्क को सुनेगी। दूसरी अवधारणा क्या है कि न्यायपालिका
दूसरे पक्ष को भी मौका देती है, अर्थात दूसरे पक्ष को भी सुनेगी। न्यायपालिका दूसरे पक्ष की तर्क को भी सुनेगी। न्यायपालिका दूसरे पक्ष के तर्क को भी सुनेगी। तीसरा क्या है? तीसरा है कि न्यायपालिका अपने विश्वास से तटस्थ रहेगा, अर्थात किसी का पक्ष नहीं लेगा, निष्पक्ष रहेगा। न्यायपालिका अपने निर्णय सुनाने में अपने व्यक्तिगत विश्वास से तटस्थ रहेगी। अर्थात किसी भी दबाव में वह किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचेगा, किसी भी निर्णय को नहीं सुनाएगा किसी भी दबाव में आकर। ठीक है। चौथा क्या है उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के तहत न्यायपालिका निर्णय पर किस प्रकार पहुंची, उसका कारण भी बताएगा कि हम इस कारण से इस निर्णय पर पहुंचे हैं। लिख लेते हैं। न्यायपालिका न सिर्फ निर्णय सुनाएगा बल्कि निर्णय पर किस प्रकार पहुंचा, निर्णय पर किस प्रकार पहुंचा इसका कारण भी बताएगा। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के तहत ये चार महत्वपूर्ण है। अच्छा एक और है उसको भी लिख लीजिए। पांचवा, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा कहती है कि 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको ले लेते हैं। हजार अपराधी छूट जाए परंतु एक भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो हो गया प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। अच्छा इसमें ये भी आप जान लीजिए कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के साथ आगे और कुछ भी जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। घटाया क्या जाए, घटाया ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के तहत और कुछ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आज हमने देख लिया राज्य की आवश्यकता, तो शासन के अंग में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसके बाद हमने देख लिया कानूनों के प्रकार। कानूनों के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भी हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को एकदम व्यवस्थित रूप से, एकदम वैज्ञानिक ढंग से हम लोग समझेंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो, और इस प्रकार से समझेंगे कि एकदम ऐसा लगेगा कि घोल के पिलाया जा रहा है। तो बन रही है हमारे साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।